नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, अपन हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं, भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, साथ में काव्य शास्त्र को भी पढ़ रहे हैं, जिसमें काव्य हेतु को पढ़ रहे थे। आज काव्य हेतु के 14 नंबर के जो आचार्य है श्यामदेव के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, उससे पहले मम्मट को, भामा को, रुद्रट को हमने काव्य हेतु के रूप में पढ़ लिया है और आज श्यामदेव के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। उसके बाद में काव्य प्रयोजन है, उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, सुनिए। अभी स्लेट एग्जाम होने वाला है। जो जिसके नेट है उसको कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्ट करना जरूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत भारी संख्या में होने वाली राजस्थान में, और नेट भी है और केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी भी है, अभी हुई है और भी आने वाली है। डीएसएसबी की है, सेकंड ग्रेड है राजस्थान में, और स्कूल व्याख्याता की भर्ती भी होने जा रही है, नई भर्ती आ रही है। तो हिंदी में काव्य शास्त्र में जो भी आपको जहां भी प्रॉब्लम है, शायद मेरे हिसाब से मेरे इस चैनल पर आप रहोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और ना आपके नंबर कटेंगे। मैंने जो सब अध्ययन से नोट्स बनाए हैं उसी नोट्स को मैं दे रहा हूं, और मेरे हिसाब से बार क्वेश्चन नहीं होंगे। पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था उसी में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे मेरे नोट्स में से। तो मैं आशा और उम्मीद यही करता हूं कि सभी मेरे साथी मेहनत करें, अच्छी मेहनत करें। मैं केवल मेरे नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी बुक्स आपको अच्छी लगे, उनको अच्छी तरीके से आप अध्ययन करें, और अच्छी मेहनत करोगे तो सफलता भी जरूर मिलेगी। देखिए, मैं आचार्य श्यामदेव के बारे में बात करने जा रहा हूं। आचार्य श्यामदेव, इन्होंने कहा है, कवि समाधि को काव्य हेतु माना है। कवि समाधि को काव्य हेतु माना है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में 4th अध्याय में इसका उल्लेख किया है। यह उल्लेख किसने किया है? जो कल आपने पढ़ा था, आचार्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा, उनका जो ग्रंथ है, उसमें इनका जिक्र किया है 4th अध्याय में। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखें। और आगे आचार्य श्यामदेव ने जो बताया है वो बताया है, प्रतिभा काव्य का मूल प्रमुख केंद्र है। प्रतिभा काव्य का मूल व प्रमुख हेतु है, ये आप ध्यान रखें। प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त एक शक्ति है। प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त एक शक्ति है, आप ध्यान में रखें। और अगला बिंदु है, प्रतिभा नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि है, और प्रतिभा के बल पर ही अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति, व्यक्ति आदि विधान करता है। और राजशेखर की प्रतिभा के 2 भेद है, कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा। ये कल अपन पढ़ चुके हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा। ध्यान रखें दोस्तों, यह सारांश है। आगे मैं बात करूं तो देखिए, प्रतिभा को काव्य हेतु मानने वाले आचार्य कौन कौन है? यह सवाल हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। प्रतिभा को काव्य हेतु मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखें दोस्तों, एक तो भामा है, एक रुद्रट है, हेमचंद्र है और भट्टतौन है। यह प्रतिभा को काव्य हेतु मानने वाले विद्वान हैं। प्रतिभा को देखिए कौन कौन है? भामा, रुद्रट, हेमचंद्र और भट्टतौन। ये 4 आचार्य ऐसे हैं जो प्रतिभा को हेतु मानते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेटेज वाला क्वेश्चन है। और अभ्यास को मूल हेतु मानने वाले आचार्य है कौन? एकमात्र दंडी। ध्यान रखना, ये दंडी आचार्य दंडी है, वो अभ्यास को मूल हेतु मानते हैं। और शक्ति, प्रतिभा को शक्ति मानने वाले आचार्य 2 है, एक तो मम्मट है, एक रुद्रट है। ये मिलान वाले क्वेश्चनों में आते हैं, और ये जब ऐसा प्रश्न आता है तो बहुत डीपली में चला जाता है। तो आप देख लीजिए इसमें अच्छी तरीके से। और व्यक्तिवृत्ति को निपुणता मानने वाला आचार्य मम्मट है। सबका यहां मैंने उल्लेख कर दिया है। काव्य को हेतु मानने वाले आचार्य 4 है, भामा, रुद्रट, हेमचंद्र और भट्टतौन। दोस्तों ध्यान रखें। और अभ्यास को मूल हेतु मानने वाले आचार्य दंडी है। शक्ति को प्रतिभा मानने वाले आचार्य मम्मट और रुद्रट है। और व्यक्तिवृत्ति को
निपुणता मानने वाला आचार्य मम्मट है। ये बात आप ध्यान में रखें, अपने जेहन में उतारें। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार काव्य हेतु, प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो के बारे में देख लीजिए। प्लेटो ने कहा कि मानसिक विवक्षता है, मानसिक विक्षिप्तता है, हेतु के बारे में बताया। और अरस्तु ने बताया अनुकरण सामंजस्य लय है, अनुकरण है, अनुकरण मतलब पीछे पीछे सीखना, सामंजस्य है, तारतम्य है, और एक लय है, ये बताया है अरस्तु ने। और सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया, जो एक मनोविश्लेषक हुए थे सिगमंड फ्रायड, उन्होंने बताया है दमित काम वासनाएं और अतृप्त वासनाएं। ये सिगमंड फ्रायड एक शिक्षा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषक के रूप में चर्चित हुए हैं, और इन्होंने काम वासना के ऊपर अच्छे अपने सिद्धांत पेश किए हैं। तो इन्होंने इसमें भी बताया है कि दमित काम वासनाएं हैं, अतृप्त वासनाएं हैं, वो काव्य हेतु है। और युग के अनुसार, युंग एक विद्वान हुआ था, युंग के अनुसार कवि हृदय की स्थित प्रभुत्व कामना, कवि हृदय के अंदर स्थित प्रभुत्व कामना वो हेतु है। और इसने ये भी बताया, अंतर्मुखी कवि बताया, बहिर्मुखी कवि बताया और उभयमुखी कवि बताया। अंतर्मुखी कवि उन्होंने बताया कि गीति काव्य लिखने वाला कवि है वो अंतर्मुखी कवि है, और बहिर्मुखी कवि इन्होंने बताया है उपन्यास कहानी लिखने वाला है वो बहिर्मुखी कवि है। और उभयमुखी बताया है माँ काव्य लिखने वाला है वो उभयमुखी है, ये बताया युंग ने। और शिक्षा मनोविज्ञान में युंग ने ही अंतर्मुखी और बहिर्मुखी उभयमुखी का उल्लेख किया है, और यहां भी युंग का सिद्धांत मिलता है। और फिर विलियम हडसन हुए थे, पाश्चात्य विद्वान विलियम हडसन, इन्होंने बताया है कि काव्य हेतु है वो आत्म अभिवंदना की इच्छा है, ध्यान में रखें दोस्तों। और मनुष्य और उसके कार्यों के प्रति अनुराग काव्य हेतु है। काल्पनिक जगत के प्रति अनुराग और सौंदर्य अनुभूति, ये सब क्या है, ये सब अपने काव्य हेतु है, ये विलियम हडसन ने बताया है। आगे मैं बात करूं काव्य प्रयोजन के बारे में दोस्तों, तो ध्यान रखें काव्य प्रयोजन में देखिए, हाँ, आचार्य भर्तमुनि ने काव्य का मुख्य प्रयोजन जनहित माना है, बहुत अच्छा है। अब जनहित किसने माना काव्य प्रयोजन, तो आचार्य भर्तमुनि ने माना है। दोस्तों ध्यान रखें, आचार्य भर्तमुनि ने काव्य का मुख्य प्रयोजन जनहित माना है, यह बात ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं आचार्य भर्तमुनि ने कुल प्रयोजन माने हैं। कितने प्रयोजन माने? आचार्य भर्तमुनि ने कुल प्रयोजन माने हैं धर्म, यश, आयु, जनहित यानी भला, बुद्धि का विकास और लौकिक, 6 प्रयोजन माने हैं। आचार्य भर्तमुनि ने 6 प्रयोजन माने हैं, जिसमें एक तो धर्म है, एक यश है, एक आयु है, एक जनहित मतलब भला, बुद्धि का विकास और लौकिक ज्ञान, ये आचार्य भर्तमुनि ने प्रयोजन माने हैं। और भामे ने काव्य के 7 प्रयोजन माने हैं। भामे ने कितने माने हैं? 7 प्रयोजन माने हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विलक्षण कला, प्रीति, कीर्ति और यश, 7 माने हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विलक्षण कला, प्रीति, कीर्ति का मतलब यश, ये भामन है 7 काव्य प्रयोजन माने। परीक्षा में कई बार ऐसे पूछा जाता है, भामह के अनुसार काव्य प्रयोजन कितने हैं? 7। या पूछ लिया जाता है अर्थ, भामह के अनुसार काव्य प्रयोजन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से सभी। तो या मिलान वाले प्रश्न पूछ सकते हैं, एक तरफ आचार्य भर्तमुनि दे देंगे, एक तरफ भामह दे देंगे, एक तरफ वामन दे देंगे, और आगे ये लिख देंगे मिलान वाले क्वेश्चनों में। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों, ध्यान में रखें। भामह ने कवि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन माना है कीर्ति मतलब यश, ये भामह ने माना है। भामह ने कवि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन माना है कीर्ति का मतलब होता है यश। और आचार्य वामन ने जो प्रयोजन माना है, वामन और भोजराज ने काव्य प्रयोजन को 2 भागों में बांटा है। भोजराज, आचार्य भोजराज और आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन को 2 भागों में बांटा, एक दृष्ट प्रयोजन, एक होता अदृष्ट प्रयोजन। दृष्ट प्रयोजन दोस्तों वो है जो प्रीति अथवा आनंद के लिए है, और अदृष्ट प्रयोजन है कीर्ति या यश के लिए है। ये माना है आचार्य वामन और आचार्य भोजराज ने 2 भागों में बांटा है इन्होंने, किसको? काव्य प्रयोजन को। तो दोस्तों ध्यान रखें, भर्तमुनि ने जो काव्य प्रयोजन माना है वो जनहित है,
है नी, भलाई के लिए। और आचार्य भट्ट मुनि ने 6 काव्य प्रयोजन माने हैं। धर्म, यश, आयु, जनहित यानी बल्ला, बुद्धि का विकास, लौकिक ज्ञान। भामा ने 7 प्रयोजन माने हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विलक्षण कला, प्रीति, कीर्ति। और भामा ने काव्य प्रयोजन माना है कीर्ति यश। भामा ने सर्वश्रेष्ठ काव्य प्रयोजन माना है कीर्ति यश। और आचार्य वामन और भोजराम ने 2 भागों में बांटा है, दृष्ट प्रयोजन और अदृष्ट प्रयोजन। दृष्ट प्रयोजन प्रीति अथवा आनंद है और अदृष्ट प्रयोजन कीर्ति या यश है, ये ध्यान में रखें। आगे देखिए दोस्तों, आचार्य मम्मट के अनुसार इनके प्रयोजन भारतीय काव्य शास्त्र में माने हुए हैं। किसके प्रयोजन? आचार्य मम्मट के। ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिक बार पूछा गया प्रश्न है इनके बारे में, तो और भी पूछ सकते हैं, आप इनको ध्यान में रखें। आचार्य मम्मट, इनके प्रयोजन भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे ज्यादा मान्य हुए हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य का महत्वपूर्ण प्रयोजन माना। देखिए, सद्य पर निर्वर्ती, तुरंत प्राप्त होने वाला आनंद। सद्य पर निर्वर्ती, तुरंत प्राप्त होने वाला आनंद, इनको आचार्य मम्मट ने महत्वपूर्ण प्रयोजन माना है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में कुल प्रयोजन माने हैं 6। इनका ग्रंथ कौन सा है? आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश, ये आप ध्यान में रखें। काव्य प्रकाश इनका महत्वपूर्ण दोस्तों ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में इन्होंने 6 प्रयोजन दोस्तों माने हैं, आप ध्यान रखें। अब 6 प्रयोजन दोस्तों कौन कौन से मैं आपको गिना देता हूं। तो 6 प्रयोजन है, देखिए आपके सामने है 6 प्रयोजन। एक तो है यश, ये पड़ा यश, धन और व्यवहार कुशलता, अनिष्ट निवारण, आनंद और कांता सम्मत उपदेश, ये 6 ये है मम्मट के। मम्मट ने अपने जो अलंकार ग्रंथ है काव्य प्रकाश में इन्होंने प्रयोजन माने हैं टोटल 6, जिसमें देखिए यश, धन, व्यवहार कुशलता, अनिष्ट निवारण, आनंद और कांता सम्मत उपदेश। ठीक है, और आज तक अधिक बार पूछा गया सवाल है आचार्य मम्मट का, और भारतीय काव्य शास्त्र में इनका प्रयोजन मान्य है, सबसे ज्यादा मान्य है, सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, तो आप इनको ध्यान में रखें। आगे देखिए, मम्मट के काल में अमान्य होने वाले प्रयोजन। मम्मट के काल में अमान्य होने वाले प्रयोजन देखिए, अनिष्ट निवारण यानी शिवेतर क्षते, अनिष्ट का निवारण। आचार्य मम्मट के प्रयोजन देखिए, यश यानी काव्य लिखने पर यश को प्राप्ति, काव्य को लिखने पर यश की प्राप्ति, यश। और धन, अर्थ प्राप्ति, काव्य लेखन पर कवि को धन की प्राप्ति। जैसे बिहारी के प्रत्येक दोहे पर एक असरफी मिलती थी, ये सब आपको पता है। तो मम्मट के काव्य प्रयोजन 2 तरह के हैं, एक तो यश प्राप्ति के लिए और एक अर्थ प्राप्ति के लिए। यश प्राप्ति का मतलब है अपनी प्रसिद्धि फैलाने के लिए, अपनी दूर दूर तक प्रसिद्धि फैलाने के लिए कोई कवि काव्य लिखता है। प्रयोजन का मतलब कारण, किस कारण से काव्य लिख रहे हैं। तो किसी को तो अपनी प्रसिद्धि फैलाने के लिए काव्य लिखा जा रहा है कि मेरी प्रसिद्धि हो और मुझे लोग जाने, है ना, अपना नाम ऊंचा रखने के लिए काव्य लिखते हैं। और कुछ कवि ऐसे होते हैं अर्थ धन के लिए काव्य लिखते हैं। जैसे बिहारी जी काव्य लिखते थे और उनके प्रत्येक ये दोहे पर राजा द्वारा एक असरफी मिलती थी, सोने की असरफी, सोने की होती वो मिलती थी, तो वो एक तरह का धन हो गया। और सभी कवि राज दरबार में भी लिखते थे और स्वतंत्र रूप से भी लिखते थे, कोई बाधा नहीं थी। और राज दरबार में जो लिखते थे वो यश भी उससे मिलता था और अर्थ भी मिलता था, ठीक है ना। तो काव्य प्रयोजन ये मम्मट के अनुसार यश प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए है। और तीसरा इन्होंने मम्मट ने बताया, 2 तो हो गए, यश की प्राप्ति और धन की प्राप्ति। तीसरा बताया व्यवहार कुशलता के लिए। श्रेष्ठ काव्य को पढ़ने से व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है। श्रेष्ठ काव्य पढ़ने के लिए व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है। अनिष्ट निवारण, शिवेत्र क्षते, अनिष्ट के निवारण के लिए, जैसे कवि के काव्य को पढ़ने से पाठक के अनिष्ट का निवारण होता है। जैसे तुलसीदास की रचना हनुमान बाहुक, मयूर कवि की रचना मयूर शतक। जैसे कोई अनिष्ट, कोई ऐसी बाधा आ गई, जैसे कोई पहाड़ टूट के गिर गया, कोई मुश्किल आ गई, और ऐसा काव्य पढ़ने से वो मुश्किल हमारी दूर होती है। जैसे रामचरित आचार्य तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक लिखा। हनुमान बाहुक में तुलसीदास जी हनुमान जी से अनुनय विनय करते हैं, अपनी
बाहु की पीड़ा के लिए, कि तुलसी को बाहु की पीड़ा हुई थी और उस पीड़ा के लिए अनुनय विनय हनुमान जी से करते हैं कि मेरी इस पीड़ा को मिटाइए, तो एक अनिष्ट को दूर कीजिए। उन्होंने हनुमान बाहु लिखा। और एक यह मयूर कवि की मयूर शतक, ये क्या है? ये अनिष्ट निवारण के लिए काव्य है ना। ये किस प्रयोजन से लिखे गए? अनिष्ट प्रयोजन के लिए लिखे गए। कोई व्यवहार कुशलता प्रयोजन के लिए लिखता है, कोई यश प्राप्ति प्रयोजन के लिए लिखता है ना, कोई धन प्राप्ति प्रयोजन के लिए काव्य लिखता है। जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु को जो रचना लिखी, काव्य लिखा, उनका प्रयोजन क्या था? उनका प्रयोजन था अनिष्ट को दूर होना, अनिष्ट को दूर करना, हनुमान जी से अनुनय विनय करना। ठीक है दोस्तों, ये आप आराम से ध्यान रखें। अगला है मम्मट का आनंद या आत्मशक्ति। काव्य का प्रयोजन ये भी है, एक आनंद है और एक आत्मशक्ति भी है। काव्य पढ़ने से पाठक की आत्मशक्ति बढ़ती है और आनंद मिलता है, इसके लिए भी ये काव्य लिखा जाता है। काव्य के कई प्रयोजन हैं। कांता संबित उपदेश, छठा मम्मट का। मम्मट ने 6 जो भेद बताए थे, काव्य के 6 प्रकार बताए थे प्रयोजन के। छठा जो प्रयोजन है कांता संबित उपदेश, जिस प्रकार कांता मधुर हाव भावों से पुरुष को मुक्त कर लेती है, उसी प्रकार काव्य भी मधुर कथा के द्वारा उच्च आदर्शों की शिक्षा देता है। 6 कारण बताए आचार्य मम्मट ने। पहला कारण बताया था यश। पहला प्रयोजन आचार्य मम्मट ने बताया था यश। यश के लिए कवि काव्य की रचना करता है। दूसरा मम्मट ने प्रयोजन बताया अर्थ धन। कवि कुछ धन प्राप्त करने के लिए काव्य की रचना करता है, जिसमें उदाहरण मैंने अभी आपको दिया, बिहारी को प्रत्येक दोहे पर 1 असरपी मिलती थी राजा द्वारा। ठीक है। तीसरा व्यवहार कुशलता के लिए, व्यवहार कुशलता की प्रयोजन के लिए काव्य लिखता है, जिससे शिक्षा प्राप्त हो। और चौथा अनिष्ट निवारण के लिए, अनिष्ट निवारण प्रयोजन के लिए भी काव्य लिखा जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान जी से अनुनय विनय करने के लिए हनुमान बाहु लिखा और मयूर कवि ने मयूर शतक लिखा, अनिष्ट को दूर करने के लिए लिखा। और आनंद आत्मशक्ति, 5वां प्रयोजन मम्मट का, काव्य पढ़ने से आत्मा आनंदित हो, आनंद मिले। ठीक है ना। और छठा कांता संबित उपदेश। कांता संबित उपदेश का मतलब है वो कांता, वो महिला जो अपने सुंदर हाव भावों से पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, अपनी तरफ मुक्त कर लेती है। उसी प्रकार एक काव्य भी, एक कथा भी उच्च आदर्शों की स्थापना करती है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह 6 जो प्रयोजन बताए हैं ये मम्मट ने बताए दोस्तों, ध्यान में रखें। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है और मम्मट का सबसे अधिक बार सवाल पूछा गया है। मैं आपको फिर से एक बार और कह रहा हूं, मम्मट का काव्य प्रयोजन के लिए सबसे अधिक बार सवाल पूछा गया है, तो आप ध्यान में रखें। आज दोस्तों इतना ही। कल नई कक्षा के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड भी करें। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। हमारा जो ही नया नोटिफिकेशन होगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, आपको सर्च करने की जरूरत दोस्तों नहीं रहेगी। तो आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।